मेरा नाम निशा है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक खाते पीते अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है, वे डॉक्टर है और मैं हॉस्पिटल में काम करती थी और शाम में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलती थी। जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे, वे डिप्रेशन के मरीज बनकर मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट जिसके पास अपने दिल का हाल बताने आ जाते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और दुखी इंसान की बीमारी भी ठीक हो जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके फैसले से कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए फैसला लेने का हक मैंने अपने पिता को ही दे दिया था। जिस दिन मेरी एंगेजमेंट थी उस दिन मैंने हॉस्पिटल से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेजी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक की एक औरत मेरी गाड़ी के सामने से निकली और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबरा कर गाड़ी से बाहर निकली तो मैंने देखा उस औरत के टांग पर चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली सी खरोंच आ गई थी। मेरा घर करीब ही था, इसीलिए मैं उसे घर ले गई। मेरी बहन ने इसकी ड्रेसिंग की और उसको पेन किलर वगैरह दे दी। पता नहीं ये औरत कौन थी और इसे कहाँ जाना था। मेरी बहन भी तैयार होकर हॉल में मेरी मंगनी के लिए चली गई। मैं सोच ही रही थी जब तक हम वापस आएंगे वे चली गई होगी, मगर जब हम घर के अंदर वापस आए तो वे लॉन में ही सो रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। वह उठी और जाने के लिए आगे बढ़ी तो वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। शायद उसकी टांग पर लग गई थी। मैं उसे अपने क्लिनिक में ले आई, उसके पैर का मसाज किया और उसको कुछ पैसे भी दिए। वह औरत इस बीच बिल्कुल ही खामोश रही थी। मैंने ड्राइवर को कहा कि उसके घर छोड़ दे क्योंकि उसे मेरी गाड़ी से ही चोट लगी थी, तो मेरा फर्ज बनता था कि उसको अच्छे से कुछ देकर और उसकी पट्टी वगैरह कराकर उसे उसके घर भेज दूं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। उसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानती थी, वो मेरे पापा के किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार ही देखा था और देखने में भी वे एक शरीफ आदमी लगता था, इसीलिए मुझे पापा की पसंद पर कोई भी शक नहीं हुआ था। मेरी शादी 2 महीने बाद की तय हो गई थी। मेरी मंगनी के कुछ दिनों बाद की बात है जब मैंने हॉस्पिटल में उसी औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वह दवाई लेने आई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और खुद दवाई लेकर उसे दे दी। इसी दौरान मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैंने बहुत खुश होने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी रोबोट की तरह ही थी जिसके अंदर कोई भी खुशी ही नहीं थी। लेकिन मेरे सारे एहसास अपने ससुराल में कदम रखते ही बदल गए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसी लड़की को देखा था। वो वही लड़की मुस्कान थी जो मुझसे अस्पताल में मिलती रही थी, वही जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे देखते ही उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वह भी मुझसे यही कहने लगी कि मैं आपको यहाँ देखकर खुद हैरान हूँ, आप इस घर की नई बहू हैं, मैं आपकी देवरानी हूँ। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरी देवरानी तो कोई और थी जो मेरे देवर के साथ मेरी मंगनी पर आई थी। फिर यह लड़की कौन थी जो खुद को मेरी देवरानी बता रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया था। इससे पहले मैं उससे अपने सवालों का जवाब मांगती कि मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी पहले रस्म तो कर लेते हैं। मुझे लोग अंदर कमरे में लेकर चले गए। घर में जो कुछ भी हो रहा था मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। पहले तो यह बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी हुई नहीं थी और छोटे भाई की पहले ही हो गई थी। मुझे यह पता चला था कि मेरे देवर की 2 पत्नी है और यह बात मेरी सास ने छुपा रखी थी। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया, उसने मुझसे दुआ सलाम की और बैठ गया। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा पति एक अच्छा शरीफ आदमी है। मैंने उसे सबसे पहला सवाल मुस्कान के बारे में किया। मेरे पति ने मुझे बताया कि वे मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरानी से उनसे पूछ लिया कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या जरूरत पड़ गई आपके भाई को? मुस्कान के साथ कितना जुल्म किया था उन लोगों ने। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं तो 1 महीने पहले ही विदेश से यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए घर के मामलात के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ना ही मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे शौक है। अब तो तुम आ गई हो ना, तो खुद पता कर लेना।
मैं मुस्कुराने लगी। मैं एक साइकियाट्रिस्ट थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद ही उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ज़्यादातर मुस्कान पर जुल्म करती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती थी, मगर फिर भी घर का कोई भी इंसान उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, किसी के आगे अपनी जुबान तक नहीं खोलती थी, लेकिन उसका पति तक उसे कभी कुछ नहीं समझता था। मैंने मुस्कान से पूछा कि आखिर यह सब क्या है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों की? वह बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं रोहन की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर वह किसी और को पसंद करने लगा था, इसीलिए मुझसे शादी से उसने मना कर दिया था। मगर दादी ने मेरा ख्याल रखने की वजह से ही जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी थी। लेकिन इस आदमी ने और उसकी माँ ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा था। मुस्कान की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी थी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को मेरा उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को घर वापस आती थी तो वो मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आ जाती थी। मेरे कमरे की सफाई भी मुस्कान कर दिया करती थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा। पता नहीं क्यों वो छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ाई करने के जैसे बहाने ढूंढने लगे थे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो घर पर मेरे कजिन मुझे घर पर छोड़ने आया और इस बात का पता मेरे पति को चल गया तो वह मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, वो मुझ पर क्यों शक करता था। मुस्कान ने मुझे बताया कि भाभी, तुम्हारी सास तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक मेरी सास ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर वे भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। मेरी सास ने भी मेरी सारी बातें भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया था, क्योंकि मैं उनके खानदान को पहला वारिस देने वाली थी। सास ने कहा था कि तुम मुस्कान से दूर ही रहना, क्योंकि वे अच्छी लड़की नहीं है, वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, लेकिन मुझे मुस्कान पर यकीन था। वह तो एक सीधी सादी सी भोली भाली लड़की थी। इसको मेरी सूरत में उसकी एक दोस्त मिल गई थी, जिससे वह अपने दिल की बातें भी कर लेती थी। मेरा पति अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब से उसे पता चला था कि वह पापा बनने वाला है, मैं उसे गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वह अच्छी तरह से मेरी देखभाल करता था, मेरे लिए रोज नई से नई चीज़ें खाने के लिए लाता था। यहाँ तक कि उसने अभी से ही शॉपिंग करना भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं भी बाहर जाते नहीं देखा था, घर में ही रहकर मेरा ख्याल करता था। मगर एक दिन मुस्कान बोली, तुम्हारा पति तुमको धोखा दे रहा है, उसका किसी और के साथ चक्कर है। मुझे उस पर यकीन नहीं आया था कि मैंने अपने पति पर नज़र रखना भी शुरू कर दिया था। फिर फ़ोन भी चेक कर लिया था, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद मुस्कान को ही गलतफहमी हुई थी। वे बिना वजह ही मेरे पति पर शक कर रही थी। मैंने उसे सख्ती से कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ मुझसे कोई भी बात मत करना तुम। मैंने उसे बहुत गुस्से से यह बात कही थी तो वह रोने लगी थी और बोली, मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ आपको कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूँगी भाभी। मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करना, आज रात अपना मुंह धोकर सोना, तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हूँ और कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ये भी कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुंह अच्छे से धो लिया था और लेट गई थी। उसने रोज की तरह ऑफिस के आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली थी, ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे मेरे साथ रोज होता था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात जान सकूं, इसीलिए मैं सोई नहीं थी। कुछ देर के बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मेरी जान ही निकल गई जब मैंने अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन से दवाई डालकर मेरे पानी में मिलाती थी। मेरी आदत थी कि मैं रात में पानी पीती थी। उसने उसी पानी में वह दवाई मिला दी थी और सोने के लिए लेट गया था। मैं जाग रही थी और सब देखकर हैरान हो रही थी।
फिर अचानक से फ़ोन की घंटी बजी और वह कहने लगा कि हाँ मुझे याद है, सुबह 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। न जाने कौन लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। और जब वो सो गया मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से इस इंजेक्शन के डब्बे को निकालकर उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यानी मुस्कान तो सही कह रही थी, सब कुछ सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वह ऐसी दवाई थी जिसके रोजाना के इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। एक बाप आखिर ऐसा कैसे कर सकता था? इतना जालिम कैसे हो सकता था कि एक मासूम की जान उसके आने से पहले ही ले लेता? मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे विश्वास होने लगा था कि वह रोज़ मुझे सोने के बाद यही दवाई देता है। आज की सारी रात मेरी यही सोचते सोचते ही गुजर गई थी। वह भला मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा था? इसका तो यही मतलब था कि इसके ज़िंदगी में कोई और है। यही वजह हो सकती थी। वह मुझे धोखा क्यों देगा? कौन है आखिर वह औरत? यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी। फिर याद आया कि मेरा पति किसी से मिलने जाने वाला है 11 बजे। किसी से मिलने का वादा किया है उसने। मैंने सोचा आज मैं जाकर खुद ही देख लूँगी और पता कर लूँगी कि वह किस से मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे सबसे पहले मुस्कान मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी आपको कुछ पता चला? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगी कि वह पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो यह सब कुछ क्यों कर रहा है। मुस्कान एकदम से बोल पड़ी कि भाभी वो किसी और के चक्कर में है, ये किसी औरत का चक्कर लग रहा है। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफ़ी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद लॉन में आकर वो घंटों तक फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था। जब मेरा पति घर से बाहर निकला मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई थी। वह एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ हिलाया। यह सब देखकर मेरा तो दिल टूट गया था कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैं इन दोनों के पास पहुँची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरा पति तो हैरान होकर मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए इस लड़की की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो कि ये आदमी शादीशुदा है। वे डर कर सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि ये शादीशुदा है। तो मैंने कहा कि तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती कि मेरे पति के साथ अपना चक्कर चलाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी फिर मुस्कान मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी आपको कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने घर चला जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले और वे आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में आई और मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और पति के घर आने से पहले ही मैं अपने घर के लिए चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जरूर मुझे मनाने के लिए आएगा। मगर 2 हफ्ते गुजर गए थे लेकिन किसी की भी कोई खबर नहीं आती थी। मैंने भी गुस्से में फ़ोन नहीं किया था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। और जब भी मैं मुस्कान से कहती कि वहाँ पर कोई मुझे याद करता है या नहीं तो वो मुझे सीधे कहती कि कोई भी आपको यहाँ याद नहीं करता, आप मत आना। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वे गलती होने के बावजूद भी मुझे लेने क्यों नहीं आया था। जब भी मेरी मुस्कान से बात होती मैं उससे वहाँ के बारे में पूछती तो वह कहती भाभी अभी तुम यहाँ मत आना कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। उसकी बात सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। 1 महीना गुजर गया था मगर ससुराल वालों की कोई भी खबर नहीं थी वहाँ पर क्या चल रहा था। तो मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि तुमको वहाँ पर जाकर एक बार अपने आप खुद देखना चाहिए कि क्या बात है। मेरी हालत तो ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती। तो फिर मम्मी ने कज़न को बुलवाया कि जाओ बहन को घर छोड़ कर आओ। मैं उसके साथ अपने घर गई तो घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने मुस्कान के हाथ पकड़े हुए थे और वे कह रहे थे कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाईं और कहा कि मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ चल रहा था। मुस्कान कैसे मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ कर रही थी? उसने मेरे साथ धोखा किया था। वह मुझे देखकर बेहद ही घबरा गई थी। वह मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया
और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया है ना। सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और मेरे देवर भी अपने कमरे से निकलकर आ गए थे। मैंने कहा, पूछिए इस मुस्कान से। मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ दिए क्या कर रही थी? मुस्कान अब ठीक से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा। यह भी तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। मैंने भी उससे कहा कि अभी इस हालत में तलाक तो नहीं हो सकती है, तलाक तो मैं खुद ही ले लूँगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहूँगी कि मेरा घर क्यों खराब किया। मेरा पति गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा घर मुस्कान की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है जिसका साथ तुम खड़ी हुई हो। उसने मेरे कज़न को देखकर कहा था। मैं दंग रह गई कि वह यह सब क्यों कह रहा है, ऐसा तो कैसे वो सोच सकता था। मैंने एक नज़र उसको देखा और फिर अपने कज़न का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वे मेरा भाई है। यह सुनकर मेरे पति ने मुस्कान को देखा जो नज़र चुरा रही थी और कहने लगा कि मगर मुस्कान ने तो कहा था कि ये तुम्हारा आशिक है। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था, मुस्कान ही थी जो इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा कि आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ ये भड़काती रहती थी। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मुस्कान को तो हालत बहुत ही ज़्यादा अब खराब हो गई थी। वे सोच रही थी कि किस तरह से यहाँ से भागा जाए। मेरी सास ने आगे बढ़ी और उसे बहुत मारा। थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती कि यह सब तूने क्यों किया है। वे एकदम से जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ, सारा खेल के पीछे मैं ही हूँ। मैं ही चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफियाँ होते देखते आ रही हूँ। हर कोई मुझसे ज़्यादा इस घर के बेटों को ही अहमियत देता था। न मेरे माता पिता को कोई पूछता था और न उनके मरने के बाद किसी ने मेरी फिक्र की थी। मैं बचपन से ही सोनू को पसंद करती थी मगर यह दूसरे देश चला गया था। इसके जाने के बाद दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी घर के छोटे बेटे से कर दी थी ताकि मैं अपने पापा की जायदाद लेकर कहीं चली ना जाऊं। अगर आप सब लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव ना करते तो मेरे अंदर यह नफरत पैदा ही नहीं होती। मुझे तो कभी इस घर की बहू ही नहीं माना गया था। मेरे पति की उसकी पसंद से दूसरी शादी भी करवा दी गई थी। मैं तो यहाँ नौकरानी बनकर ही रह गई थी। जब यह विदेश से वापस आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी, लेकिन मेरे सोचने से पहले ही मेरी सास ने इसकी शादी तुमसे करवा दी थी। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता ही नहीं पाती थी। मेरी सास ने मुझे मंगनी पर भी ले जाने से मना कर दिया था। उसी दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी, मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। मैं मंगनी वाले दिन जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकरा गई थी और फिर हॉस्पिटल में भी जानबूझकर उसे मिलती रहती थी ताकि इन दोनों की शादी से पहले ही हमारी अच्छे से जान पहचान हो जाए और वह मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही दुल्हन बनकर ये घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। उसे अपनी सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया था। साथ ही मैंने सोनू को भी इसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया था। सोनू मेरी बात पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करता था और इसीलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से खराब रहने लगा था और जल्द ही मैं इसको उसकी पत्नी के खिलाफ इतना ज़्यादा चढ़ा देती कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता। लेकिन इससे पहले कि निशा प्रेग्नेंट हो गई थी और बच्चे की खबर सुनते ही यह सब कुछ भूल गया था और अपनी पत्नी पर पहले की तरह ही भरोसा करने लगा था। यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब पत्नी को इसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने बीच में 1-2 बार इसे गलत दवाई भी खिलाई थी ताकि उसका बच्चा मर जाए और उसका पति गुस्से में आकर उसे छोड़ दे। फिर एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन सोनू को दे दिया था और उससे कहा कि रात को अपनी पत्नी के पानी में इसे मिला देना, ये सब डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर निशा उस दिन जागती रही और उसने अपनी आंखों से अपने पति को इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया था और उसका शक भी पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने दोस्त को सोनू से मिलने के लिए जानबूझकर भेज दिया था और कह दिया था कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। मैं जानती थी कि निशा अपने पति के पीछे जरूर जाएगी। यही हुआ था कि वे अपने पति को
एक गैर औरत के साथ देखकर वहाँ घर छोड़कर चली गई थी। अब मेरा काम शुरू हो गया था। मैंने हर कोशिश की थी कि सोनू को निशा से अलग करने की, और सोनू से भी कहा था कि वे अपने आशिक से शादी कर लेगी, इसीलिए वह घर छोड़ के गई है। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी और वह भी मेरी तरफ बढ़ता चला गया था। लेकिन अब तुम लोगों ने मेरा सारा ही प्लान खराब कर दिया है। मैं तो इसकी कहानी सुनकर तंग रह गई थी। उसकी तन्हाई ने ही उसे नफरत करने वाला बना दिया था। उसकी सोच इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। मेरे कहने पर उसके पति ने ही उसको तलाक दे दी थी। अब मैं उससे बहुत ज्यादा कटी कटी रहती थी। हमेशा ध्यान रखती थी कि वे मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुस्कान से अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वे खुद ही अपने हिस्से की जायदाद को सब कुछ लेकर पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब उसका साया भी मेरी जिंदगी से टल गया था। अगर उसकी वजह से मेरा घर खराब हो जाता तो मैं कहीं की भी नहीं रहती। मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था कि आज के बाद वे कहीं भी नजर आए तो उसे कहीं भी नहीं देखेंगे। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था और हम सब लोग बहुत खुश रहते थे। मुस्कान भी बहुत दूर जा चुकी थी। तो दोस्तों, आप सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कभी भी किसी की बातों में आकर कुछ भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात नहीं जानते और अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।